अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईटीएफ्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, पाकिस्तान में कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, उनमें अच्छे कौन से हैं, मेरी रिकमेंडेशन उसमें क्या है, सब देख लेते हैं जाके। सबसे पहले ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं। जिस तरह आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स को जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल कर सकते हैं उनको ईटीएफ्स कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, सबसे पहले तो जो लोग इन्वेस्टिंग में नए हैं वो ये कह रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जिस तरह आप किसी बैंक में पैसे रखते हैं और आपको उस पर कुछ प्रॉफिट आता है, अगर इस्लामिक कोई बैंक अकाउंट वगैरह है तो उस पर आता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फंड्स होते हैं जिसमें मसलन 10-15 लोगों ने पैसे डाल दिए। ये एक एग्जांपल है, वो लाखों लोग डाल रहे होते हैं उसमें पैसे। इन्वेस्टमेंट कंपनी मसलन एक बता देती है कि ये एक ईटीएफ है, तो उसका एक वो मनी पूल होता है उनका अपना, तो उसको ना वो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको यूनिट्स में या डिफरेंट शेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर मेरे जैसे आप जैसे लोग आके फिर वो उन यूनिट्स को परचेज़ कर रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि मसलन कोई एक नया बंदा आता है और वो कहता है उसने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, तो ज़ाहिर है उसको ये नहीं पता कि कौन सा अच्छा स्टॉक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसको एनालाइज कंपनी को कैसे करते हैं, तो कौन से स्टॉक में करेगा इन्वेस्ट तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए बड़ी वो रिसर्च ना शुरू में तो वो नुकसान ही करेगा। तो उसके लिए फिर बेस्ट रूट ये है कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी से जाके परचेज़ करने होते हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स इस तरह के होते हैं जो कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे अब लिस्ट कर दिए हुए बना के। मसलन वो होता ही है कि वो जो मनी का पूल होता है उनका, वो डिफरेंट स्टॉक्स में ख़ुद इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर वो एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि उन स्टॉक्स पे नज़र रखी होती है उसने, जो कंपनी के फंडामेंटल्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। जब किसी कंपनी की वैल्यू अच्छी हो रही होती है या उसका फ्यूचर अच्छा होता है तो वो उसमें इन्वेस्टेड रहता है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का उसको लग रहा है कि उसकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, उसकी सेल्स नहीं हो रही या उसका रेवेन्यू कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इवन अगर नुकसान की तरफ जाने लग गई है कंपनी, तो वो फिर उस पूल में से उस कंपनी के शेयर्स को बेचेगा और किसी और के ख़रीदेगा। लेकिन उस म्यूचुअल फंड्स ने तो 10-15-20 किस्म के डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अपना उन्होंने जो है ना फिर उसी स्टॉक के रेशो से अपनी एक यूनिट बना ली है जिसकी प्राइस असल में उन स्टॉक्स की रेशो से जो है वो ऊपर नीचे होती जाती है। अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो उसकी प्राइस ऊपर जाती है यूनिट की, और अगर वो नीचे करते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उसकी नीचे जाती है। तो इसी में फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मसलन अगर कोई नया बंदा आके डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है तो उसे बेहतर नहीं वो फिर ईटीएफ वगैरह ले ले, जिधर एक एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है जो कि आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारी कंपनीज़ को भी देख रहा है। और वो एक बंदा नहीं है, उसके नीचे फिर पूरी एक टीम है। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फिर उसमें फ़ंड मैनेजर है, फ़ंड मैनेजर के नीचे एक टीम है जो पूरी रिसर्च कर रही है, और उस बंदे ने फिर ख़ुद अपनी नज़र भी रखी हुई है। इस तरह से ये चलता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक ईटीएफ की एग्जांपल दी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ईटीएफ इन्वेस्ट कर रहा है। इन ईटीएफ जो लिस्टेड होता है वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे ही होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हो। ईटीएफ डिफरेंट एसेट क्लासेस के भी हो सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे ईटीएफ्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसे ईटीएफ्स होते हैं जो कि मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें, मसलन जिसमें आपका मनी और डेब्ट मार्केट वगैरह आ जाता है। उसमें गवर्नमेंट के टी बिल्स, स्कूक्स और डिफरेंट किस्म के, उसमें भी इस्लामिक और कन्वेंशनल ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ ऐसे ईटीएफ्स होते हैं जो कि रीट्स और रियल स्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करें। कुछ ऐसे होते हैं जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करें। फिर कमोडिटीज़ में आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर, प्लाटिनम, फिर ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल वगैरह, तो इसके रिजर्व्स हो सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ईटीएफ्स डिफरेंट एसेट क्लासेस के हो सकते हैं। एक कंबाइंड
ETF भी हो सकता है जो कि इन सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा हो और उसकी फिर उसकी बेस पे यूनिट प्राइस हो, और जैसे जैसे डिफरेंट कमोडिटीज़ और डिफरेंट सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स, टी बिल्स वगैरह, वो जिस तरह फिर जहाँ से जितना जितना प्रॉफिट हो उसके लिहाज से उसकी फिर यूनिट की प्राइस ऊपर नीचे हो। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के ETFs हो सकते हैं। लेकिन होता ये म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये आपका मसलन ब्रोकर का अकाउंट खुला हुआ है, आप कोई स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू फिर आप ये ETFs भी परचेज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे कोई 10-15 हैं, वो खैर आगे जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी हम देख लेंगे कौन कौन से ETFs अवेलेबल हैं। ETF का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको कोई रिसर्च ख़ास नहीं करनी पड़ती। मसलन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जाके वो देखना नहीं है कि कौन सी कंपनी बेहतर कर रही है, आप बस उठा के इन्वेस्ट करते हैं उसमें ETF में। वो ख़ुद फंड मैनेजर देखता रहेगा कौन सी अच्छी कंपनी है कौन सी बुरी है। उसके एवज वो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1 to 2% बस वो पर ईयर रखते हैं अपना। अच्छा, दूसरा ये है कि अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि नए हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मसलन एक बंदा है जो कि सीजनड इन्वेस्टर है, पुराना है, वो उसको भी पता है गलती उससे भी हो सकती है, या उसके शायद हों अच्छे स्टॉक्स हों लेकिन बाद में क्या पता किसी कोई कंपनीज़ के साथ भी ऊंच नीच हो जाती है, कोई कंपनी नीचे चली जाए। तो एज अ हेज भी आप ये कर सकते हैं कि एक साइड पे आप अपनी अच्छी इन्वेस्टिंग करें, या एक बंदा है जो कि 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है लेकिन थोड़ी बहुत उससे कुछ गलती हो जाती है, तो एक साइड पे ये हो सकता है कि वो अपने भी एक पोर्टफोलियो बनाए और कुछ मसलन 20% उसका किसी ETF में भी रखते। तो अगर अपनी साइड से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो शायद उसको ETF की तरफ से उसकी थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहे। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। उसमें यह है कि आपका जो अपना ऊपर नीचे कर रहे हैं, आप जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, फिर वो ETF वाला हो जाएगा। फिर कुछ आपने दूसरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जैसे मनी मार्केट वगैरह में रखा होगा तो उसका एक अलग वो होगा। तो मनी मार्केट के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी लिंक लगा दूंगा। जो पाकिस्तान में मशहूर स्टॉक्स के ETFs है ना, उसमें एक मीज़ान बैंक की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, उनका है कि है वो काफ़ी मशहूर है और रिसेंटली उसने काफ़ी गेन भी दिया है। इस तरह महाना ETF वो एक नया लिस्टेड हुआ है, वो भी अच्छा जा रहा है काफ़ी। अच्छा, आइए हम देख लेते हैं कि जो भी ETFs अवेलेबल हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और कुछ ETFs की ना डिटेल्स भी जाके देख लेते हैं। तो ये मैं इंफॉर्मेशन ओपन करके रख सकता था और वहाँ से स्टार्ट कर सकता था ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने इसको ओपन इसलिए नहीं किया ताकि आप साथ साथ फॉलो करें और फिर आपको भी पता हो कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक या ETF की रिसर्च किस तरह करनी है। तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। हम इस तरह करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे ETFs की लिस्ट देखेंगे। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, psx.com.pk, आपको पता ही होगा। अच्छा, इसमें ये जैसे ये है ना स्टॉक्स वगैरह, इधर कुछ जो उस दिन के ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे व्यू है, ऑल का बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करने के बाद ना आप जिस पेज पे जाते हैं उस पर सेक्टर वाइज डिफरेंट स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है। तो इसमें हमने नीचे एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे चला जाना है, ETFs पे। तो ये लिस्ट है जितने भी ETFs हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। इसमें अल्सवा, अल्फला कंज्यूमर, HPL, टोटल ट्रेजरी, JS ग्लोबल, JS मोमेंटम, फिर महाना इस्लामिक ETF है, फिर इसके बाद मीज़ान पाकिस्तान ETF है, NIT पाकिस्तान और UPL। तो इसमें जो मशहूर हैं वो सबसे पहले तो एक मीज़ान पाकिस्तान ETF है, इसके बारे में सर्च कर लेते हैं। तो मीज़ान पाकिस्तान ETF आप करेंगे, ये मीज़ान बैंक की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, उनका है। ये इसके 2 पेजेस आगे, एक पेज जो है फर्स्ट उनका ऑफिशियल वेबसाइट का और एक ये है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उनका पेज है। तो दोनों को ओपन कर लेते हैं। तो ये मीज़ान पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पेज है ETF का, उस पे आ गए हम। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये शरिया कंप्लाइंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और कंप्राइजेज ऑफ शरिया कंप्लाइंट इक्विटी सिक्योरिटीज़। और फिर अगर इसकी फर्दर डिटेल में जाएं तो
इसका ये सिंबल वगैरह और ये डिटेल्स ना कुछ ओपन एंडेड फंड है, यानी कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके जो मेन इन्वेस्टमेंट्स है ना, जिस स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको ये इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। तो ये लकी सीमेंट, PPL, DGKC, ये भी सीमेंट का स्टॉक है। फिर MLCF, OGDC, PSO, सर्ल, ISL, एंग्रो, फिर यूनिटी, ईफर्ट, POL। तो ये KMI 30 जो इंडेक्स है उसके मेन स्टॉक्स जो हैं उनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और फिर फर्दर भी इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन जो मेन परसेंटेज ज़्यादा जिनमें होती है वो नॉर्मली लिस्टेड करते हैं। तो इसका जो स्टॉक एक्सचेंज का पेज है, इस पर अगर 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस डाटा पे चले जाएं हम, शुरू में यहाँ पे 2020-21 में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये कोविड के बाद का टाइम था। तो उसके बाद फिर अचानक से एक ख़ास टाइम आया था जब बहुत नीचे रही थी हमारी मार्केट। तो ये ETF भी बड़े सालों तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया था, ये यानी कि 7-8 रुपये पे चल रहा था। फिर अचानक जब ये लेटेस्ट रैली हुई ना और 45,000 से या 42,000 से अचानक 80,000 पे मार्केट चली गई, तो उस वक्त ये ETF भी बहुत ऊपर चला गया ये जैसे। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता रहता और आहिस्ता आहिस्ता मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता रहता, तो यहाँ पे अचानक उसको ना डबल हो जानी थी उसकी अमाउंट। जैसा कि अब आपने देख लिया कि ETF एक होता है, लेकिन इसने फिर कई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की होती है। और अगर आप ये इसकी जो यूनिट है ना 13 रुपये की मसलन आप है, तो ये अगर आप ले लेते हैं मसलन 100 यूनिट्स ले लेते हैं या 1000 यूनिट्स ले लेते हैं, तो वो इक्वली फिर इन स्टॉक्स के जितने इन्होंने लिए हुए जो परसेंटेज है इन स्टॉक्स की KMI इंडेक्स में, उस लिहाज से आपके फिर इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। ये तो था मीज़ान पाकिस्तान। फिर महाना इस्लामिक ये नया ETF आया, लेकिन ये इसकी भी काफ़ी नाम सुना है मैंने और काफ़ी मशहूर है। तो इसके बाद इसके ऊपर चले जाते हैं, महाना इस्लामिक ETF। तो इसमें भी 2 पेजेस हैं, एक इनके ऑफिशियल वेबसाइट का है और एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। दोनों को खोल लेते हैं, पहले ऑफिशियल पे जाके देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये भी देखें, कह रहे हैं कि ओपन एंडेड शरिया कंप्लाइंट ETF, यानी कि ये जो कराची मीज़ान इंडेक्स है ना जिसमें 30 कंपनीज हैं, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनीज जो ज़्यादा सूद वाला कारोबार नहीं करती, सूद वाले कर्जे नहीं लेती, तो उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इनका भी ये जैसे अब 3 ईयर्स का ये लिस्ट हो रहा है, लेकिन ये अभी मार्च में असल में ये हुआ था लॉन्च। तो ये मार्च से ही इनका डाटा अवेलेबल होगा। तो ये देखें मार्च से आहिस्ता 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 करते करते ऊपर ही गया है ये जो ETF है। तो इसके देख लेते हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स इन्होंने बताए हुए, ऑयल एंड गैस में, फर्टिलाइज़र में 17%, सीमेंट में 14%, 11% पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक्स और अदर्स में जो है 25%। तो इसकी जो करंट प्राइस है ना इस टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 10 रुपीज़ 80 पैसे। तो ये अगर आप इस पे ये परचेज़ करेंगे ना, जितने भी यूनिट्स आप करेंगे, तो इस परसेंटेज के मुताबिक ये जो परसेंटेज है इन सारे सेक्टर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर उन्होंने अपने टॉप होल्डिंग्स भी बताई हुई है कि कौन से स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मसलन उन्होंने हबको में किया हुआ है, हब पावर कंपनी जो है उसमें, फिर मीज़ान बैंक में किया हुआ है, एंग्रो फर्टिलाइज़र में किया हुआ है, एंग्लो कॉरपोरेशन में, सिस्टम लिमिटेड, ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, मिलेट ट्रैक्टर्स एंड मारी पेट्रोलियम। ये इनकी टॉप पिक्स होती हैं। फिर उसके बाद नीचे वाली भी कुछ कंपनीज में इन्होंने किया हुआ होता है, लेकिन वो उसकी परसेंटेज कम होती है तो वो फिर बताते नहीं है, वो जैसे अदर्स में आ जाएगा। अच्छा, इससे एक और चीज़ आप सीख सकते हैं कि ये देखें, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इस फंड ने या दूसरे फंड ने, जैसे इन्होंने भी कुछ में किया हुआ था, तो इनमें जो कॉमन कंपनीज़ हैं या इनमें से भी देख के आपको आइडिया हो सकता है कौन से स्टॉक्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। ज़ाहिर है अच्छे हैं, तभी ये फ़ंड मैनेजर्स ने इन पे बेट किया हुआ और इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे मीज़ान बैंक जो है ये काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देता है, एंग्रो फर्टिलाइज़र अच्छे डिविडेंड्स देता है, हबको वगैरह वो उसमें फ़ायदे में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, तो इस वजह से इन्वेस्टेड है। तो इस तरह से वो जो है ना, तो ये 2 मैंने देखे हैं, और भी देख लेते हैं, लेकिन मतलब सबको ना आप बारी बारी सर्च करके तो उसका देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर
उनकी जो करंट प्राइस वगैरह और सब कुछ। तो जैसे अभी इसके बाद हम देख लेते हैं NIT पाकिस्तान वाले को देख लेते हैं। NIT पाकिस्तान ETF, इसमें भी दोनों पेजेस खोल लेते हैं, उनके एक ऑफिशियल वेबसाइट वाला और एक अच्छा ये तो कोई PDF निकल आई है। तो ये बता रहे हैं कि KSE 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं टॉप 100 कंपनीज़, वो तो इस्लामिक पे कर रहे थे, ये नॉर्मल जो 100 इंडेक्स में टॉप कंपनीज़ है उनमें कर रहे हैं दी स्टॉक्स इज़ एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ KSE 100 इंडेक्स। इस तरह से अब ये डाटा, ये जो फाइल ओपन हुई है हमारे पास, ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इससे पता लग जाता है कि ये किस तरह के एसेट्स में ये इन्वेस्ट करें। तो अगर इसके हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो इसका पेज है उस पर चले जाएँ तो ये 5 इयर्स करेंगे तो इसकी सारी परफॉर्मेंस हमें पता चल जाएगी। ये देखें ETFs का तकरीबन वही है कि जैसे मार्केट जब सीधी सीधी जा रही थी तो ये भी सीधी सीधे जा रहे थे, यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्ट करता जा रहा था तो उसको अचानक कभी फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे भी अगर वो करे, इवन नीचे भी चला जाए लेकिन एवरेज वो इन्वेस्ट करता जाए तो एवरेज एक प्राइस उसको यहाँ पे कहीं सेंटर में मिल जाएगी। और जब भी फिर मार्केट लॉन्ग टर्म में, आपको पता है ये जितने भी इंडेक्सेस हैं वो ऊपर ही जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा होगा। ये बल्कि डिविडेंड भी दे चुके हैं डिफरेंट किस्म के। ये 3 दफ़ा उन्होंने डिविडेंड दिया, एक दफ़ा 2024 में दिया है, 23 में दिया है, 21 में दिया है। ये 90 पैसे का है, ये 93 पैसेस का है, ये 17 पैसेस का है। तो साथ साथ वो डिविडेंड भी देते हैं, लेकिन अगर ना भी दें तो ये जैसे अब इनकी प्राइस बढ़ी हुई है, इस टाइम पे 10 रुपये थी और इस टाइम पे 20 रुपये पे आई थी। अब रिसेंटली थोड़ी सी नीचे गई है, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई है तो उसके साथ तो आप यहाँ पे सेल करके भी अपने आधे शेयर्स मसलन सेल कर दें तो वो आपके लिए डिविडेंड ही बन जाएगा ना, या टॉप के 10% सेल कर दें तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो रियलाइज़ हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट किस्म के ETFs अवेलेबल हैं। अब हर एक की डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। JS बैंक की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उन्होंने भी 2 लॉन्च किए हुए हैं, UBL ने भी किया हुआ है, फिर ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस कंपनी का नाम था पाकिस्तान, उन्होंने किया हुआ है, फिर अल्फला कंज्यूमर, HPL टोटल ट्रेजरी। तो जो 2-3 मशहूर है ना, 2 मसलन वो तो ये थे, तो बाकी भी डिफरेंट किस्म के ETFs अवेलेबल हैं। तो इनकी आप, जैसे मैंने आपके सामने सर्च किया, इसी तरह सर्च करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब हर एक की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो लोग कह रहे होते हैं कि ज़रा थोड़ा शार्ट बनाया करें। इस तरह से जो है ना वो मसलन इसका जो कोर जो कंसेप्ट है कि आप ये 10 रुपये का या 19 रुपये का, या ये जैसे माना ETF 10 रुपये का, बल्कि माना ETF की एक और आपको चीज़ दिखानी थी। ये स्टार्ट हुआ था मार्च में 10 रुपये से, अभी इसकी प्राइस है 10 रुपये 80 पैसे, यानी कि 80 पैसे इसकी यहाँ पे बढ़ी, यानी कि तकरीबन 10% का ना यहाँ पे है। इसने साथ 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया, तो 1.5 रुपये, 10 रुपये पे 1.5 रुपये आपको सिर्फ 5 महीने के अंदर आ गया, यानी कि 15% इन 5 मंथ्स। काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसमें। अब आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। नॉर्मली आप इंडेक्स खुद, अगर कोई नया बंदा होता और वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता तो वो आई एम श्योर वो कोई लक चल जाए तो चल जाए, लेकिन शुरू में बंदा नुकसान ही करता है, तो इस तरह से वो फिर नुकसान से बच जाता है। अब ये अचानक से ये जो प्राइस नीचे आई थी, ये वो था डिविडेंड टैक्स हुआ था। जो डिविडेंड निकलता है ना वो फिर प्राइस से निकलता है, तो 80 पैसे यहाँ पे बढ़ी, फिर 50 रुपये जो कि प्राइस से निकले 50 पैसे वो यहाँ पे बढ़ी, तो 15% तो 4-5 माह में इन्होंने दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक अच्छा है। फिर मीज़ान वाला अच्छा है, फिर वो दूसरा आपने जो देखा था अभी NIT वाला, वो भी अच्छा ही गया है। तो बाकी भी की भी परफॉर्मेंस आपको इसी तरह सर्च करते करते ना, मसलन एक और अगर यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लें, यहाँ से JS मोमेंटम वाले को सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे JS मोमेंटम, तो उनके पेजेस पे जाके आपको पता लग सकता है कि ये देखें 5 ईयर की परफॉर्मेंस इसकी भी नज़र आ गई आपको। ये भी इसी तरह जा रहा था, अचानक ऊपर चला गया। तो ये नॉर्मली सारे ही स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ चल रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेस ऊपर ही जाते हैं। मतलब
आपने इतनी रिसर्च भी नहीं की और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी उठा लिया। तो ये कंसेप्ट है ETFs का। और सबसे बड़ी बात कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, उनके ये जैसे ये सिंबल है हर ETF का, इस सिंबल के थ्रू आप जैसे कोई भी स्टॉक ख़रीदते हैं, जैसे एंड्रो फर्टिलाइज़र वगैरह, इस तरह आप इस ETF का सिंबल डालें अपने उस सॉफ्टवेयर में, टर्मिनल में, और आप बाय कर लें और इसी तरह वहीं पे सेल कर दें। अच्छा, अब ETFs तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन अभी इसको वीडियो को सम अप करने के लिए जो सारी चीज़ें थी उनको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ETF क्या होता है? ETF एक म्यूचुअल फ़ंड की टाइप है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक जगह पे पैसे जमा किए हुए हैं और वो फिर कहीं स्टॉक एक्सचेंज में या डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट हुए हुए हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज पे फिर उसकी यूनिट्स बन के लिस्ट हुई हुई हैं। तो उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो उस यूनिट की प्राइस ऊपर जाती है, अगर नुकसान होता है तो नीचे जाती है। तो ज़्यादातर अगर मार्केट वगैरह अच्छी हो तो वो फ़ायदा ही हो रहा होता है, क्योंकि कम से कम आप अगर ख़ुद अपने तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे तो उससे काफ़ी चांसेस है कि ETF वाले में बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी बन रही होगी। तो उसमें ये है कि आप अगर तो एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है तो कुछ अपना रख लें, एक पोर्टफोलियो बना लें, कुछ ETF कर लें। अगर कम एक्सपीरियंस है तो छोटा सा अपना एक पोर्टफोलियो बना लें जिससे आप सीखते रहें स्टॉक्स के बारे में, और पैरेलल में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ETF में करें ताकि वो आपसे जो शुरू में स्टॉक्स का जो है आपको फ़ायदा हो। ETF जो है आपको डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प करता है, उसमें अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लासेस भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या फिर आपका मसलन स्टॉक्स का ETF है तो आपको ख़ुद सोचने के बाद ज़रूरत नहीं है इस सेक्टर में मैं कितने परसेंट लूँ, इस सेक्टर में कितने परसेंट लूँ, इस सेक्टर में कितने परसेंट लूँ। आप ओवरऑल एक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो ख़ुद ही आपकी डिफरेंट सेक्टर्स में जा रही होगी। तो किसी एक ख़ास टाइम पे किसी टैक्स की वजह से या किसी और इंपोर्ट के बैन की वजह से या किसी और मसले की वजह से हड़तालें होती हैं, मुल्क में काफ़ी कुछ होता रहता है, तो कोई एक सेक्टर नीचे भी जाता है और उसकी कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कम भी होती है, तो वो दूसरी जो सेक्टर है और उसकी कंपनीज़ है वो उसको कवर अप कर रही होंगे। और ये ख़ुद जो ETF का मैनेजर है वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा कि उसने किस सेक्टर में ज़्यादा जो एक्सपोजर लेना है। फिर ETFs ईज़ी टू बाय सेल है, आपने परचेज़ करना है तो उसी वक्त आर्डर लगाएं। आपका ETF जैसे आप स्टॉक ख़रीदते हैं वो टर्मिनल के थ्रू विद इन 1 मिनट आपका परचेज़ हो जाएगा। तो इसी तरह सेल करना है तो जिस तरह आप स्टॉक्स सेल करते हैं वो विद इन मिनट्स, अगर मार्केट का आर्डर लगाएंगे तो विद इन मिनट्स, या फिर लिमिट का लगाएंगे तो करंट प्राइस पे वो बड़े आराम से सेल हो जाएगा उसी वक्त। और फिर एक आध दिन वो क्लियरेंस के लिए चाहिए होता है और फिर अगले दिन आप पैसे निकाल सकते हैं अपने बाहर। तो ये बड़ा इजी टू बाय सेल है, बस आपके ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू होगा जिसके थ्रू आप वैसे बाय सेल करते हैं स्टॉक्स को। फिर ये बात तो हमने कर ही ली कि उसमें रिसर्च आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉलेज इतना नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो ETF का एक मैनेजर बैठा हुआ है जिसने डिसाइड करना है कि कौन से शेयर्स में ज़्यादा एक्सपोजर लेना है। और अक्सर वो जो KMI बेस्ड ETFs होते हैं वो नॉर्मली इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इंडेक्स में जितनी परसेंटेज है किसी कंपनी की उतने परसेंटेज का लेके रख रहे होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में क्योंकि इंडेक्सेस ऊपर ही जाते हैं, जैसे 9000 से शुरू हुआ था 10-15 साल पहले KMI इंडेक्स, आज उसकी जो पॉइंट्स में वैल्यू है वो 126,000 इस तरह कुछ है। तो लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाते हैं, तो वो अगर उस परसेंटेज से भी लेके रख लेते हैं शेयर्स तो वो आपका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही है। तो आपको मतलब बात यह है कि आपको ख़ुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शेयर अच्छा है, किस में डालूं। फिर कोई किसी कंपनी को मसला होता है तो आपको न्यूज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो उसका एक ये भी फ़ायदा ETF का। अच्छा, अब दो मैंने नाम लिए यहाँ पे, महाना ETF का लिया, फिर मीज़ान ETF का लिया। महाना जैसे एक नया नाम है, शायद आपने पहले सुना ना हो, और मीज़ान बैंक तो खैर काफ़ी बड़ा बैंक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं महाना ETF में मैं डाल लेता हूँ पैसे तो वो लेके भाग गए या कोई इस तरह की बात। तो जो पैसे हैं ना आपके ETF में जो इन्वेस्ट किए हैं वो ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आजकल बड़ा एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपका पैसा डायरेक्ट वो महाना वालों को मिलता ही नहीं है। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की एक CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, उसके पास ही आपके वो शेयर्स भी पड़े होते हैं, वो जो भी ETF ने परचेज़ किए होते हैं, फिर आपका पैसा भी उन्हीं के पास जाता है और बड़े गवर्नमेंट के चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। तो डायरेक्ट महाना वाले चाहें भी तो आपके पैसे को
कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि किन स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और फिर एंड में उन्होंने साल के एंड में 1% तक या जो उनकी फ़ीस है वो बहुत ही मिनिमल सी होती है, और जो आपकी उसकी अपसाइड है उसके मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है फ़ीस। उन्होंने बस उसका ना थोड़ा सा अपना एक फ़ीस ले लेनी है, और इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ बता रहे हैं कि किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। पैसा, स्टॉक्स, सब कुछ आपका CDC के पास पड़ा हुआ है। तो ये किसी भी ETF जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसमें आपको इन्वेस्ट करते हुए ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, उसके बाद आपके पैसे सिक्योर हैं। आखिर में जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें आप मीज़ान ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, महाना ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ने बहुत अच्छा गेन दिखाया है, स्पेशली जो लास्ट रैली हुई है ना स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो गेन आया है दोनों का। लेकिन यह है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बड़ी अमाउंट है तो वो पोर्शंस में कर लें, कुछ अभी कर लें, कुछ अरसे बाद कर लें, फिर और कुछ अरसे बाद कर लें। जिस तरह वो थोड़ी सी ना आपकी कास्ट इस तरह बैलेंस हो जाती है। मसलन अभी आप अगर इन्वेस्ट करें, अगर महंगा मिला है, कुछ अरसे बाद नीचे अगर चला जाता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप दोबारा करेंगे कुछ उसमें से अमाउंट इन्वेस्ट, तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है, उस वक्त करेंगे तो वो जो तीनों चारों टाइमों की प्राइस है ना एवरेज होके, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप मैंने बहुत ऊपर बाय कर लिया या नहीं। दूसरा, इसमें अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मसलन आप ये डिसाइड कर लें कि हर महीने के जो मेरी अर्निंग्स होगी उसका 5%, या हर महीने की सैलरी में से मैंने मसलन 10,000 20,000 इस तरह इन्वेस्ट करने हैं, या मतलब हर बंदे का अपना होता है कि उसकी सेविंग कितनी हो रही है, तो उसके मुताबिक वो अगर उसमें इन्वेस्ट करता जाए तो वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ने ऊपर जाना है, फिर इंडेक्स को जो ETF फॉलो कर रहा है उसने भी ऊपर ही जाना है। तो वो एक अच्छा जो है ना आपका वो एक एवरेजिंग भी होती रहती है, कास्ट एवरेजिंग होती रहती है, और फिर उस पर जो फ़ायदा होता है वो भी होता रहता है। दूसरा, फिर आपको ख़ुद जो है वो हर स्टॉक को देखना नहीं पड़ता। तो ये बड़े फ़ायदे हैं ETF में इन्वेस्ट करने के। तो बाकी मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, फिर हर सेक्टर के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स डिफरेंट वो वीडियोस भी हैं। वो इंशाल्लाह सीरीज़ एक चल रही थी, उसको कंटिन्यू करना है। कोई 10 से 15 सेक्टर्स तो हम देख चुके हैं। तो इस तरह पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह आपको आगे और भी मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।